अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जोन। मैं मोहम्मद मुबशिर सईदी। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा बेसिक चीज़ कि किस तरीके से वीएस कोड इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किस तरह से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उस फोल्डर को सीएमडी के थ्रू ओपन कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एक्सटेंशन वगैरह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें HTML CSS में काफ़ी ज़्यादा इसके काम आते हैं। और इसी तरीके से बेसिक टैक्स वगैरह बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो लेटेस्ट अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले VS कोड इंस्टॉलेशन करना सीखते हैं कि किस तरीके से VS कोड इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर क्रोम पर, और यहाँ पर एक प्लस आइकन टैब है, प्लस आइकन बटन है। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें तो एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो बेसिकली ये गूगल का सर्च इंजन है। तो आप यहाँ पर सर्च करें VS कोड डाउनलोड, ये मुझे सजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ। तो फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आती है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप यहाँ से जाकर VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ फर्स्ट लिंक पर और क्लिक करता हूँ। तो ये एक इस तरह से इंटरफेस आ गया। अब मैं क्या करना है कि मुझे मैक चाहिए या विंडोज़ चाहिए, आप अपने सिस्टम के हिसाब से इसे डाउनलोड करें। तो मेरे पास जो सिस्टम है वो विंडो है, तो इसलिए मैं विंडो डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर आने के बाद मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड ऑप्शन पे जा चुका है। आप यहाँ से थ्री डॉट पर आए और यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड, और शॉर्टकट जो कीवर्ड है Ctrl+J। तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ डाउनलोड पर। तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो रहा। इसके बाद ये डाउनलोड होने के बाद हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। आपको अगर नहीं पता कि ये कौन से फ़ोल्डर पर गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आएँ और यहाँ पर एक फ़ोल्डर टैब पर फ़ोल्डर आइकन बना हुआ है, तो आप यहाँ से जाकर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, डायरेक्ट ये आपको पहुँचा देगा जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सिंपल इस पर डबल क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये मुझे कह रहा है कि इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट को। तो ये सारी एग्रीमेंट लिखी हुई है इसमें, आप यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करें और यहाँ पर जाकर नेक्स्ट कर लें। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन है। इसका मतलब ये है कि आप ये आइकन ये इंस्टॉल होने के बाद आप ये चाहते हैं कि आपके जो विंडो है, विंडो पर सामने आ जाए फ्रंट पर, जहाँ पर दिस पीसी, डेस्कटॉप, डाउनलोड फोल्डर, ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ क्रिएट आइकन पर क्लिक कर देता हूँ चेक बॉक्स में, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल करना है, तो मैं बोलता हूँ यस। मैंने इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास पहले से डाउनलोड इंस्टॉल है, पर मैं आपको बताने के लिए दोबारा अगेन इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे आप फिनिश कर दें। जब आप जैसे ही फिनिश करें तो इसे ये आपको ओपन करके दे देगा। मेरे पास ये फ़ाइल पहले से ओपन थी तो इस वजह से ये वही फ़ाइल हमें शो कर दिया। ये हमने डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि किस तरह फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको इस विंडो पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आप राइट क्लिक प्रेस करें तो यहाँ पर ऑप्शन देगा न्यू का। न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि जैसे ही मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ तो ये पूछ रहा है कि नाम क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 1। तो सिंपल ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हाउ टू ओपन अ फोल्डर थ्रू CMD। अब मुझे CMD के थ्रू इसे ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो ये फ़ोल्डर मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है मैं सिंपल यहाँ पर आकर सिंपल क्लिक करूँगा। तो ये इस तरीके से पूरा कॉपी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसे पूरा कट करके डायरेक्ट CMD लिखना है मुझे।
जैसे ही मैंने CMD ओपन किया तो ये CMD इस डायरेक्टरी में आ गया। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट मैं CMD ओपन करता हूं तो आप इसका पाथ चेक करें कि सी में गया हुआ, उसके बाद यूज़र में, उसके बाद लिनोवो में। और इस वाले पाथ में देखें, ये लिनोवो के बाद डेस्कटॉप पर गया और उसके बाद क्लास 1 HTML पर गया। इसका मतलब ये है कि जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ये डेस्कटॉप में ये फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इसका नाम मैंने रख दिया क्लास 1 HTML। तो यहाँ इसके थ्रू मैं जाकर यहाँ पर मैंने CMD लिखा और इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये CMD इस डायरेक्टरी में आ चुका है, ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिखता हूँ, कोड स्पेस डॉट। इसका मतलब ये है कि इसी डायरेक्टरी में ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर मैं सिंपल कोड लिखूं तो ये इस डायरेक्टरी में ओपन नहीं होगा। अब ये पूछ रहा है आपको ट्रस्ट करना है, आपको ट्रस्ट है इसमें, तो मैंने लिखा यस। तो अब ये देखें यहाँ पर ये इसी फोल्डर में क्रिएट हो चुका है, इसी फोल्डर में। अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ कोड, अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल क्या लिखा था, कोड लिखा था। तो यहाँ पर कोई भी मुझे फाइल, कोई भी फोल्डर मुझे शो नहीं दे रहा, शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने इसको करंट डायरेक्टरी नहीं बताई है। और यहाँ पर मैंने कोड स्पेस डॉट किया तो ये करंट डायरेक्टरी मैंने इसे बताई थी, तो इस वजह से ये उसी फोल्डर के पाथ में आ चुका है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद व्हाट इज CMD? CMD क्या है? बेसिकली CMD जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है। अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि टाइप स्क्रिप्ट में किस तरह हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है और यहाँ पर कुछ भी डायरेक्टरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है CMD के थ्रू। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और ज़्यादातर यहाँ पे कमांड यूज़ किया जाता है। सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर IP config, तो ये मुझे सारी चीज़ें बता दिया डिटेल में। वायरलेस लैन अडेप्टर, इसका सबनेट मास्क क्या है, IP एड्रेस क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, ये सारी चीज़ें दे दिया है। अब इसी तरह अगर मैं DIR लिखूं तो ये सारी मुझे, इसमें जितनी भी डायरेक्टरी इस PC इस लैपटॉप में है तो ये सारी चीज़ें मुझे बता देगा। तो ये बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस में होता है। ये इसमें एप्लीकेशन भी बनती है कमांड लाइन इंटरफेस में, जो हमने टाइप स्क्रिप्ट में बनाई थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे हमने, करेंसी कन्वर्टर, क्विज गेम, इस तरीके से। तो बेसिकली ये CMD है। इसके बाद हाउ टू नेम अ फाइल। अब हमें फाइल नेम किस तरह देना है? बेसिकली ये होता है कि जो भी काम वगैरह हम कर रहे होते हैं, अब जैसे कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसके जो होम पेज उसका बना रहे, तो अब हम उससे नाम क्या देंगे, होम पेज देंगे। होम के नाम से नाम देंगे। ऐसा नहीं है कि a.html हमने दे दिया, इस तरीके से नाम हम नहीं दे सकते। और कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें एक एक्सटेंशन होती है, डॉट के नाम से, डॉट के बाद एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर आपने टाइप इसकी भी अगर आपने यूज़ किया है तो उसमें हम क्या कीवर्ड यूज़ करते थे, क्या फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते थे, .tsc। इसका मतलब ये है कि इसमें टाइप स्क्रिप्ट की फाइल एक्सटेंशन है। इसी तरह अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, .html हम क्रिएट कर रहे हैं, HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर होम पेज हमें क्रिएट करना है। तो सिंपल मैं क्या लिखता हूँ, home.html। अब ये यहाँ पर मुझे देखिए डायरेक्ट यहाँ पर सिंपल आइकन के थ्रू बता दिया है कि ये HTML आइकन है। अगर इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ CSS, तो मैंने डायरेक्ट CS लिखा तो यहाँ पर CS की फ़ाइल आ गई, CSS की फ़ाइल आ गई। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ .py, तो ये पाइथन की मुझे एक्सटेंशन दे देगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो .py है ये पाइथन की एक्सटेंशन है। तो इसलिए मुझे यहाँ सजेस्ट कर देगा, मुझे यहाँ पर क्रिएट करके बता रहा है आइकन कि यहाँ पर ये पाइथन की। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जावा स्क्रिप्ट, तो JS लिखूँगा, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट आइकन आ चुका है। तो इस तरह फाइल की एक्सटेंशन होती है, जो भी हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ती है तो उसी के नाम से उसी फाइल की एक्सटेंशन हम देते हैं, डॉट के नाम से, डॉट के बाद से जो भी लिखते हैं। तो सिंपल अभी हमने HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी, तो सिंपल मैं क्या लिखता हूँ, .html। मैंने इंटर प्रेस कर दिया तो अभी एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है .html के नाम से। अगर आप यहाँ डेस्कटॉप पर जाएं तो यहाँ पर देखिए एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है।
अब इसके बाद क्या है, एक्सटेंशन डाउनलोड। सबसे पहले HTML CSS सपोर्ट। अब ये एक्सटेंशन कहाँ से आएगा, तो ये लेफ़्ट साइड में जो इतने सारे बटन दिए हुए हैं यहाँ पर जब होवर करे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, मुझे सजेस्ट कर रहा है टेक्स्ट एक्सटेंशन, और इसकी शॉर्ट कीवर्ड है Ctrl+Shift+X। तो मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ HTML CSS सपोर्ट। HTML CSS सपोर्ट ये एक एक्सटेंशन है, तो इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। बेसिकली ये काम क्या करता है, देखें यहाँ पे इसके फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आईडी एंड क्लास। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए HTML क्या है। बेसिकली HTML जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अगर बात की जाए घर की, तो घर में क्या होता है कि सबसे पहले घर का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद घर जाके क्रिएट होता है। और इसके बाद अगर CSS की बात करें तो वो डिज़ाइन करता है। जब घर का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम CSS क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन वगैरह उसमें यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसके आईडी और क्लास से मुराद इसमें यह है कि अगर जैसे घर में 5 रूम है, सही है, 5 रूम में जो पांचों रूम के जो गेट है, डोर, वो सबके सेम होंगे, बट जो जो अपना जो मेन गेट है वो पांचों रूम से डिफरेंट होगा। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जो मेन गेट है वो आईडी है और बाकी जितने भी 5 रूम है वो क्लास है। तो इसी तरह जो अब जावा स्क्रिप्ट में जब CSS में हमें डिज़ाइन करना होता है तो इस आईडी और क्लास के थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं। अब इसके बाद एक्सटेंशन जो है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर का क्या काम है, तो लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये लाइव सर्वर इंस्टॉल है मेरे पास। लाइव सर्वर काम ये करता है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर कोई कोड लिखा है, अब इस कोड को मैंने यहाँ पर सिंपल सेव कर दिया कोड को, तो वो क्या होगा, जो ब्राउज़र पर रन होता है मुझे बार बार उसे रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट मैं यहाँ से VS कोड पर सेव करूँगा और वहाँ पर जो कोड है ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो चुका होता है। और इसके बाद जो एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग। अच्छा, ऑटो रीनेम टैग क्या है, तो बेसिकली ऑटो रीनेम टैग ये है कि जैसे आपने टैग यूज़ करना होता है, मैं सिंपल एक बता देता हूँ इसकी एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा H3, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस टैग को H4 करूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस 3 को क्लोज करूँगा और यहाँ पे 4 लिख दूँगा। तो ये क्या किया, मैंने फर्स्ट वाले ओपन टैग में मैंने सिर्फ 4 लिखा है, और ये क्लोज टैग में भी ये 4 आ चुका है। तो ये क्या कर रहा है, ऑटो रीनेम कर रहा है, ऑटोमेटिक ये इस वाले टैग को भी चेंज कर दे रहा है। तो ये बेसिकली ऑटो रीनेम टैग टैग का काम है। अच्छा, इसके बाद HTML बॉयलर प्लेट। तो बॉयलर प्लेट बेसिकली ये है कि मैंने क्या किया, शिफ्ट और 1 प्रेस किया तो मुझे एक सजेस्ट कर दिया ये फर्स्ट एक्सटेंशन। तो मैंने जैसे ही इंटर करता हूँ तो ये पूरा एक क्या है, एक बॉयलर प्लेट है। तो इसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले से दी हुई होती है। और सिंपल ये समझ ले कि जैसे एक फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ, उसमें 10 फंक्शन को कॉल करवाया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट उस एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो वो मुझे क्या करेगा, उसके अंदर 10 फंक्शन थे तो वो मुझे सारे 10 फंक्शन मुझे कॉल करवा देगा। तो काम क्या था, ये बेसिकली जो फर्स्ट फंक्शन है जिसके अंदर सारे फंक्शन है उसमें, तो ये एक बॉयलर प्लेट है। अच्छा, इसके बाद इंटेलिजेंस फॉर CSS, ये आ चुका है फर्स्ट पर। इंटेलिजेंस CSS, बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जैसे अगर मैं CSS में जाके मैं BG लिखा, इसका मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो ये सिंपल मुझे सजेस्ट कर देगा कि इससे कौन कौन से वर्डिंग आती है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ HTML पर, मैं सिंपल HTML में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H। अब ये मुझे देखिए इतने सारे, ये मुझे सजेस्ट कर दिया कि ये सारी चीज़ें होती है। तो इसी तरह CSS में भी यही होता है कि मैं उसमें कोई भी एक चीज़, एक वर्ड लिखता हूँ तो मुझे उससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो वो मुझे सारे के सारे सजेस्ट कर देता है। तो ये बेसिकली इंटेलिजेंस फॉर CSS का काम है। इसके बाद बॉयलर प्लेट, क्या बॉयलर प्लेट मैंने बताया था कि क्या होता है, और ये एक्सटेंशन भी है HTML बॉयलर प्लेट। तो इसे भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ।
बेसिकली इसमें ये होता है कि सारे कोड लिखे हुए होते हैं और वो मुझे क्या करता है, एक एक कीवर्ड प्रेस करने से मुझे सारे के सारे कोड मुझे डिस्प्ले कर देता है। तो ये बॉयलर प्लेट का काम है बेसिकली। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं कि बेसिक टैग क्या होते हैं। शिफ्ट 1 प्रेस करने से मुझे पूरा ये कोड दे देगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि डॉक टाइप HTML इसका क्या मतलब है। ये जो डॉक टाइप है ये सजेस्ट कर रहा है, ये इस HTML को बता रहा है कि ये कौन सा वर्जन यूज़ करना है हमें। तो डॉक टाइप जो बेसिकली होता है वो HTML5 वर्जन को ये बताता है कि ये HTML5 वर्जन हमने यूज़ करना है। इसी तरह सबसे पहले HTML1 आया था, फिर 2 आया था, फिर इसी तरह 3 4 इस तरह करके। तो जब शुरू के जो HTML वर्जन थे तो उसमें आप इमेज वगैरह यूज़ नहीं कर सकते थे। इसी तरह आप चाहते कि यूट्यूब का लिंक लगा दे अपनी वेबसाइट में, तो वो सारी फीचर्स HTML1 2 में नहीं था। ये अब जाके जो लेटेस्ट अभी जो HTML5 चल रहा है, तो इसमें सारी चीज़ें आप इमेज लगा सकते हैं, एंकर टैग यूज़ कर मतलब आप लिंक लगा सकते हैं अपनी फेसबुक आईडी के, जिस जिस किस्म की भी कोई भी आईडी लिंक हो आप वो लगा सकते हैं। इसी तरह आप इमेज वगैरह वीडियो वगैरह भी लगा सकते हैं, आप ऑडियो प्लेयर लगाना हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस डॉक टाइप का आप ये सिंपल समझ लें कि ये HTML5 जो वर्जन है उस वर्जन को ये शो कर रहा डॉक टाइप। इसके बाद जो सेकंड लाइन है HTML, तो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए, ये बेसिकली जो HTML है ये HTML रूट टैग है। जितने भी टैग आएंगे वो सारे के सारे टैग इस HTML रूट टैग के अंदर आएंगे, इसके बाहर नहीं आ सकते हैं। और मैं इसको दोबारा वैसे ही कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर एक लैंग्वेज एक वर्ड है लैंग। इसका मतलब ये है कि ये एट्रीब्यूट कहलाती है और ये वैल्यू कहलाती है। लैंग का मतलब लैंग्वेज है और EN का मतलब इंग्लिश है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि हम जो कोड करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे। इसी तरह फ्रेंच में भी आप कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। सबके दो कैरेक्टर होते हैं, सबके दो दो कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे ई है और एक एन है, तो सबके दो दो कैरेक्टर होंगे। जैसे उर्दू है तो उसके लिए UR। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर ले, वो आपको काफ़ी डिटेल में बता देगा। वैसे हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नीड नहीं है। उसके बाद HTML रूट टैग के बाद एक हेड टैग है। अब ये हेड टैग से क्या मुराद है? हेड टैग में ये होता है कि आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करना हो तो आप इस हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है मेटा करेक्टर सेट UTF-8, तो इसका बेसिकली काम ये है कि हमें जो सिंपल ज़ाहिरी अपनी कीबोर्ड जो है हमारी कीबोर्ड है उसमें हमें ज़ाहिरी तौर पर ये देखा जाता है कि उसमें नंबर्स लिखे हुए, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसके पीछे जो होती है कोडिंग लिखी हुई होती है 0 1 ये इसका, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, हमारी ये लैंग्वेज को नहीं समझता है, नहीं समझता है। जैसे A B अगर मैं उसमें लिखूं तो वो हमें क्या कर रहा है, उसके पीछे जो कोड है वो उस कोड को समझ रहा है, उसके पीछे जो नंबर है वो इस A को नहीं समझता है। तो ये ये ना बाइनरी लैंग्वेज पर ये काम करते हैं 0 1। तो और ये एक चीज़ ये है, जो एक कैरेक्टर होता है इस सारे कैरेक्टर को आस्की कहलाता है, ये आस्की कोड कहलाता है। तो जितने भी जैसे A से लेकर Z तक, 1 से लेकर 0 तक, ये जितने भी कैरेक्टर वगैरह नंबर्स वगैरह है इसे हम आस्की कहते हैं। और हर एक कैरेक्टर जो होता है वो 8 बिट का होता है। ये जब अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़े तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाती है। अब इसके बाद एक टैग और है मेटा। इसमें भी ये एट्रीब्यूट दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है। तो इस व्यू पोर्ट का मतलब ये है कि ये जब आप वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं तो ये बताता है कि ये हमें रिस्पॉन्सिव करके दे। इसकी जो विथ है, जो हाइट है, जो कुछ भी है, अगर आप वेबसाइट पर रन करते हैं तो वेबसाइट पर रन करने के बाद ये आगे पीछे से इसकी इमेज कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, तो ये इस इमेज वगैरह को बिल्कुल सेट परफेक्ट करके देता है, तो ये रिस्पॉन्सिव करके देता है। ये काम होता है इस मेटा टैग का। इसके बाद ये टाइटल है। अब मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल इसको डायरेक्ट ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, हमने इंस्टॉल किया था, तो ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी देखें यहाँ पे सिंपल ये क्या डॉक्यूमेंट शो कर रहा है मुझे। डॉक्यूमेंट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है।
ये बेसिकली टाइटल कहलाता है। आप हर किसी भी वेबसाइट पर आप चले आएँ तो यहाँ पर देखिए, जैसे चैट जीपीटी है तो यहाँ पर मुझे चैट जीपीटी शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे मुझे इस ये शो कर रहा है। इसी तरह लिंक्डइन है तो उसका ये टैब शो कर रहा है। इसी तरह फेसबुक है तो उसमें ये टाइटल, ये सबके टाइटल दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये टाइटल होता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एस किया और उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ चले गया। तो यहाँ पर देखें, लाइव सर्वर ने ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज कर दिया। तो ये बेसिकली ये टाइटल है। हेड टैग के अंदर जो भी चीज़ आएगी, अब हेड टैग के अंदर आप अगर आपने सीएसएस फाइल आपने क्रिएट की हुई है तो यहाँ पर सीएसएस फाइल की लिंक दे देंगे। किस तरह लिंक देंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, पर नाम जो होना चाहिए वो उसी के हिसाब से होना चाहिए। मैंने दे दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल यहाँ पे इस टाइटल के नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर लिंक लिखता हूँ, LINK। अब यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर दिया मुझे कौन सी CSS फाइल इसमें अटैच करनी है। तो बेसिकली ये CSS फाइल अटैच हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इस स्टाइल में ई को काट दूँ तो फिर ये एरर दे, मतलब कि फिर ये इसको एक्सेस नहीं करेगा। तो इस वजह से इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसी तरह अगर आपको कोई जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच करनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह मैंने CSS की फ़ाइल यहाँ पर दी है इसी तरह आप जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल भी दे सकते हैं। अच्छा, ये हेड टैग हो गया। अब हेड टैग के बाद क्या है, बॉडी। बेसिकली बॉडी में ये होता है कि आप जो भी कंटेंट लिखेंगे तो वो इस बॉडी के अंदर आएगा। अगर मैं सिंपल यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ और इसको कंट्रोल एस कर दूँ तो यहाँ पर सिंपल मुझे ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉडी में कुछ भी आपको कंटेंट कुछ भी लिखना हो तो आप वो यहाँ पर इस बॉडी में लिखेंगे। अब बेसिकली बॉडी का काम क्या होता है। बेसिकली जो बॉडी है वो बॉडी में हमें जो भी कंटेंट हमें लिखना होता है वो हम उस कंटेंट को यहाँ पर लिखते हैं बॉडी के अंदर। अब जैसे मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो अब मुझे क्या करेगा, ये यहाँ पर बॉडी में शो कर देगा। मैं यहाँ पर आता हूँ इस ब्राउज़र पर और यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। तो ये बॉडी का काम है। और जितने भी टैग वगैरह यूज़ करते हैं वो इस बॉडी के अंदर उस यूज़ किया जाता है, बाहर यूज़ नहीं किया जाता है। और अगर इस कोड को कमेंट करना हो तो आप सिंपल कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दे दें तो ये आपको इस कोड को कमेंट कर देगा। मतलब कि ये इस कोड को यहाँ पर लिखा हुआ होगा पर वो मुझे शो नहीं करेगा ब्राउज़र पर। ये देखिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो ये एक कमेंट का काम होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ बेसिक हेडिंग है वो बताता हूँ। टोटल जो हेडिंग होते हैं वो 7 हेडिंग होते हैं, पर जो H7 जो टैग है वो पैराग्राफ की तौर पर होता है तो इसलिए उसे हेडिंग नहीं माना जाता है। तो इस वजह से सिर्फ 6 हेडिंग यूज़ किया जाता है, 6 हेडिंग होते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ हेलो 1 H1। तो ये मुझे टैग दे दिया सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब देखें यहाँ पर ये फर्स्ट हेडिंग आ गई। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ टू, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। अब देखें यहाँ पे ये 6 हेडिंग है, 6 की 6 हेडिंग आ चुकी है। तो ये बेसिकली हेडिंग टैग है। इसके बाद एक टैग होता है पी। मैंने जैसे ही पी लिखा तो ये मुझे सजेस्ट कर दिया। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो एक पैराग्राफ टैग आ गया। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू। अब मैंने यहाँ पर पी टैग यूज़ किया तो ये एक पैराग्राफ मुझे शो कर दिया। इसी तरह बहुत सारे टैग वगैरह यूज़ किया जाता है। अब इसी तरह इमेज टैग भी यूज़ किया जाता है। इमेज टैग किस तरीके से यूज़ किया जाता है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, IMG, सिंपल IMG कीवर्ड जो है लिखना है।
जैसे ही आप IMG लिखते तो इसी तरह ये सजेस्ट कर देगा हमें, तो हमें सिंपल क्या करना है, प्रेस कर देना इंटर। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें दे दी इसने। पहला जो है SRC दे दिया। इसका मतलब ये है कि SRC का मतलब सोर्स, मतलब कि आपकी जो भी इमेज है वो किस फाइल पर है, उसका पाथ क्या है, तो हमें वो पाथ देना है। अब ये पाथ आप कहीं एक्सटर्नल भी दे सकते हैं, मतलब नेटवर्क के थ्रू भी आप दे सकते हैं और एसिड के थ्रू भी आप दे सकते हैं। मतलब कि ये कि नेटवर्क से मुराद ये है कि आप कहीं से भी गूगल वगैरह से इमेज उठा के दे सकते हैं, और एसिड से मुराद ये है कि आप उसी फोल्डर पर इमेज दे दें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, ये इमेज है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को यूज़ करना, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर, अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो ये टैग होता है, जिस तरह बॉडी एक टैग है इसी तरह HTML टैग है। अब इस इमेज भी इसी तरह एक टैग है। अब इस इमेज के अंदर एक SRC दिया हुआ है, मतलब कि ये SRC जो है ये SRC को एट्रीब्यूट कहलाता है ये, और इसके अंदर हम जो चीज़ भी देते हैं ये वैल्यू कहलाती है। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि यहाँ पर HTML टैग है। अब HTML टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दी हुई है और उसके अंदर एक वैल्यू दी हुई है उस एट्रीब्यूट में। इसी तरह मेटा है, मेटा में भी एक एट्रीब्यूट है और इस वैल्यू है, तो इसी तरह इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। अब यहाँ पे पाथ देते हैं हम, पाथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉट स्लैश। अब जैसे ही मैं डॉट स्लैश करता हूँ तो ये मुझे सजेस्ट कर देगा कि कौन सी फ़ाइल वगैरह आपको यहाँ पर शो करवानी है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये नाम दिया हुआ है, मैं सिंपल यहाँ पर इसे इंटर कर देता हूँ। तो ये अब हमारी इमेज की, जो भी मैंने इमेज है वो इसकी बात यहाँ पर जा चुकी है। अब सेकंड यहाँ पर जो है एल्ट, इसका मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर ये इमेज, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंटरनेट से अगर हमने इमेज लिया है तो वो लोडिंग की वजह से, इंटरनेट इशू की वजह से शो नहीं करता है, तो इसके बजाय हमें क्या कर दे, एरर वगैरह कुछ शो कर दे। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में होता है कि हमें एक इमेज, एक, अगर इमेज वहाँ पर शो नहीं करता तो वो मुझे एक टेक्स्ट शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ कि इसे रन करके देखता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर एक इमेज मुझे दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका पाथ मैं गलत कर देता हूँ। अब यहाँ पे PNG लिखा हुआ है, मैं यहाँ से G हटा देता हूँ, तो अब ये इसका जो राइट पाथ है वो नहीं है, तो अब वहाँ से इमेज हट जाएगी। अब देखिए, यहाँ से इमेज हट गई तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने पाथ यहाँ पे गलत दिया है, तो जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दिया है। अब इसी तरीके से मैं एक और इमेज लेता हूँ, इमेज टैग। अब मैं यहाँ से एक गूगल से कॉपी कर लेता हूँ एक इमेज। तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पर आता हूँ और इस इमेज पर आने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने राइट क्लिक प्रेस किया तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉपी, इसका जो इमेज एड्रेस है वो कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इमेज एड्रेस। ये हो चुका है कॉपी। अब मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट में नेटवर्क इमेज। अब देखें, यहाँ पे वो इमेज भी आ चुकी है, ये रही इमेज वो। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को एक विड्थ और हाइट दे दूँ। अब जैसे ये रैंडम ये इमेज आई हुई है, ये काफ़ी बड़ी इमेज है, इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और हाइट भी बहुत ज़्यादा और विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट मैं यूज़ करता हूँ। वो एट्रीब्यूट क्या है, विड्थ, उसको कहते हैं विड्थ।
अब यहाँ पर जो विथ है मैंने सिंपल दे दिया 200 और हाइट दे दिया 150। अब देखिए ये इसकी हाइट और विथ जो है वो बिल्कुल हमने जो दिया था उस हिसाब से हो गया। अब बात आती है कि विथ जो हमें देनी है वो किस फॉर्मेट में देनी है। विथ इंचेस में भी दिया जाता है, इसी तरह सेंटीमीटर, EN और REM और परसेंटेज और पिक्सल्स। तो ये सारे फॉर्मेट है, तो हमें किस फॉर्मेट में हमें वो इमेज देनी होती है। तो हमेशा एक बात ये याद रखिए कि पिक्सल में ये होता है कि हम जो भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो तो या तो मोबाइल में वो ऑन होगा, वो रन किया जाएगा उसे, या लैपटॉप में या कंप्यूटर में किसी चीज़ में। तो अब ये होता है कि मोबाइल हो गए या कंप्यूटर वगैरह कुछ भी हो गया, तो उसमें जो उसकी जो स्क्रीन की साइज़ होती है वो पिक्सल में बटी हुई होती है। तो इस वजह से इसमें जो बेस्ट तरीका होता है वो हमें PX में देना होता है। तो इसलिए हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम ये है कि एक अच्छा फॉर्मेट, हर चीज़ का एक अच्छा अंदाज़ होता है, एक अच्छा तरीका होता है, तो हमें वही अंदाज़ अपनाना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल PX लिख देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एक इमेज जो यहीं पर आए और जो दूसरी इमेज है वो आए नेक्स्ट पेज में। तो मैं सिंपल यहाँ पर ये करता हूँ कि BR टैग यूज़ कर लेता हूँ। BR टैग क्या करता है, ये लाइन ब्रेक कर देता है। अब पहली इमेज अपनी जगह पर आएगी और जो दूसरी इमेज है वो लाइन चेंज करके आ जाएगी। ये देखे आ गई। अब इसमें दो तरीके के टैग होते हैं, एक होते हैं ब्लैक, एक होते हैं इनलाइन ब्लॉक, एक होते हैं इनलाइन टैग, और जो दूसरा होता है वो ब्लॉक ब्लॉक टैग। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, ये सारे क्या है, ये ब्लॉक टैग है। मतलब ये है कि ये एक लाइन में आप एक लाइन में ये एक ही देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि H1 भी एक ही लाइन में आ जाए और H2 भी एक ही लाइन में आ जाए। यहाँ पर आप देखें तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो है सब नेक्स्ट लाइन में है, कोई भी एक साथ नहीं है, सब अलग अलग लाइन में। और जब मैंने इमेज टैग लिया था तो ये इनलाइन टैग है, तो ये इमेज एक साथ आ गई थी। तो ये दो चीज़ होती हैं, इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग। अच्छा, अब बात करते हैं लिंक क्या होता है। लिंक, अगर हमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना है या एक ही वेबसाइट से दूसरे पेज पर जाना है, तो कुछ इसकी वो है, मैं बता देता हूँ कि एक होता है एक्सटर्नल लिंक, इसी तरह एक जो होता है वो अदर साइट लिंक, और जो थर्ड होता है वो इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक से क्या मुराद है? एक्सटर्नल लिंक से मुराद ये है कि जैसे आपने एक यहाँ पर एक होम पेज है और एक यहाँ पर अबाउट पेज है। अब मैं चाहता हूँ कि इस होम पेज से अबाउट पेज में जाऊँ, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नली ये काम कर रहा है, एक्सटर्नल पेज है। या आप और जो दूसरी चीज़ है अदर साइड लिंक्स, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी की वेबसाइट पर जाएं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट से गूगल या फेसबुक पर जाऊँ, तो वो क्या होगा, वो हो गई अदर साइड लिंक्स। और इंटरनल लिंक्स ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी वेबसाइट वगैरह होती है तो उसमें FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये दिया हुआ होता है। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें क्या करता है, उसी पेज पे रहते हुए वो हमें दूसरी साइट पर ले जाता है। अब मैं इसके एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो आपको फिर काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो मैं सिंपल क्या यूज़ करता हूँ, A टैग। मैं लिखता हूँ यहाँ पर A, तो यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर दिया काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं अभी सिंपल एंकर एंकर लिंक बता रहा हूँ, एंकर टैग। तो मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया प्रेस। अब ये क्या चीज़ आ गई। अब जैसे मैंने बताया था कि टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ वगैरह होती है। तो जो फर्स्ट चीज़ है ये एट्रीब्यूट है और जो सेकंड वाली चीज़ है वो वैल्यू है। अच्छा, एंकर टैग को हाइपरलिंक भी कहा जाता है। अब हाइपरलिंक कैसे? अब यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया हुआ है HREF, इसका मतलब ये है कि H फॉर हाइपरलिंक और REF रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि आप रेफरेंस है हाइपरलिंक, आपको जो भी लिंक्स वगैरह लगानी है
उसका यहाँ पर पाथ दे दे एक तरीके से, या उसका लिंक दे दे। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ https://google.com, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल। अब चेक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ H2 टैग में। अब ये देखिए H2 टैग इसने क्या किया, इस इमेज के साथ नहीं दिया, अगली लाइन में दिया। क्यों अगली लाइन में दिया? क्योंकि ये ब्लॉक टैग है, और ब्लॉक टैग जो होता है वो अपनी एक पूरी एक लाइन लेता है वो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ गूगल। तो ये मुझे क्या किया, मुझे गूगल सर्च इंजन पर ले गया, गूगल वेबसाइट पर ले गया। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ तो ये सिंपल यहाँ पर बैक आ गया। अब इसी तरह मैं और भी लिंक्स लगा सकता हूँ इसमें। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसी तरह फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और यहाँ पर मैं आकर यहाँ पर भी नाम चेंज कर लेता हूँ। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अब ये देखें यहाँ पर सारे लिंक्स लगा दिए मैंने। तो फेसबुक खोल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे फेसबुक में मिल गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिंक्डइन पर जाता हूँ। ये मेरी आईडी इस पे इसलिए जा रहा है क्योंकि ये मेरी जो वेबसाइट है, ये जो सर्च इंजन मेरी वो है, जीमेल है, वो इस अकाउंट पे लॉगिन है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ले गया, वरना डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर ये लेके जाता है। अब ये इंस्टाग्राम ओपन हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो जब मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ तो ये मुझे इसी वेबसाइट पर लेके जा रहा है, मतलब अदर लिंक्स मैं दूसरी वेबसाइट पर तो जा रहा हूँ बट मुझे इसी पेज में शो करवा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन वगैरह है, ये मुझे न्यू टैब में ओपन करवाए। तो इसके लिए एक टैग यूज़ किया जाए, एक एट्रीब्यूट्स यूज़ किया जाता है। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये सारे में एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है जिसका नाम है टारगेट। अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर आके आपने क्या करना है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, तो ये मुझे सजेस्ट कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैंक। अब इस ब्लैंक लिखने से क्या होगा कि आपकी जो ये गूगल आपकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से क्या करेगा, मुझे न्यू टैब में खोलेगा ये गूगल। तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ और इसे गूगल पर क्लिक किया तो ये मुझे क्या किया, न्यू टैब में मुझे ओपन करके दिया है। बट मैं यहाँ पे अगर मैं फ़ेसबुक पर जाऊँ तो ये फ़ेसबुक मुझे उसी पेज पे ले गया। उस पेज पर मुझे क्यों फ़ेसबुक लेके गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लैंक यूज़ नहीं किया, एट्रीब्यूट्स भी मैंने यूज़ किया है बट ये जो ब्लैंक जो है ये ब्लैंक मैंने यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ब्लैंक को कॉपी करके चारों में पेस्ट कर देता हूँ। अब जाकर मैं
कोई भी वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ तो ये सारी की सारी मुझे न्यू टैब में ओपन कर देगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद अब मैं चेक करता हूँ। ये मैंने गूगल को ओपन किया तो मुझे ये क्या किया, मुझे न्यू टैब पे ले गया। इसी तरह मैं फ़ेसबुक करता हूँ तो ये मुझे न्यू टैब पे ले गया। इसी तरह लिंक्डइन करता हूँ तो मुझे न्यू टैब पर ले गया। तो ये आप देखिए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अच्छा, इमेज में एक चीज़ और ये भी होती है कि जैसे आपने यहाँ पे आप कर्सर इमेज पर लेकर गए तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मैं कर्सर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर मुझे कुछ लिखा हुआ शो कर दे। तो इसके लिए एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है टाइटल। तो मैं सिंपल यहाँ पे टी लिखा तो ये मुझे सजेस्ट कर दिया टाइटल। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईटी कोर्स। इसी तरह मैं यहाँ पर भी टाइटल दे देता हूँ आईटी कोर्स। और यहाँ पे एक हेडिंग भी दे देता हूँ इससे ऊपर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कर्सर जैसे लेके गया तो यहाँ पर मुझे क्या शो कर रहा है, आईटी कोर्स शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे आईटी कोर्स सजेस्ट कर रहा है क्योंकि मैंने ये टाइटल दे दिया था। और इसे टूल टिप भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है। इमेज टैग पढ़ा है, बॉडी टैग पढ़ा है, सारे सारे बॉयलर प्लेट हो गए और बेसिक टैग्स हो गए, वीएस कोड इंस्टॉलेशन हो गई, और किस तरह फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, किस तरह CMD के थ्रू अपने फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आज हमने पढ़ी है। आप सब कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये सब मैंने जो कुछ भी अभी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं। हमारे चैनल में न्यू है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए, जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपके पास आ सके ईज़िली। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।